हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS 0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं DLED 4th सेमेस्टर में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2018 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 और 17 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन कवर कर लिया है। इसके साथ ही हमने राजन सीरीज को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन जो है ये आपका द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके लिए एग्जाम टाइम में आपको 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल पूर्णांक 25 का होने वाला है। प्रश्न नंबर 1 हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है प्राकृत प्रदत्त जो है शिक्षण सामग्री नहीं है। प्राकृत प्रदत्त जो है इनमें से कौन सी है जो शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है? ऑप्शन दिया गया है फूल, पत्तियां, फल और मानचित्र। तो देखिए, फूल हमको प्राकृत देती है, पत्तियां भी वहीं से मिलता है और फल भी वहीं से मिलता है। तो मानचित्र हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मानचित्र जो है ये आपका प्राकृत प्रदत्त जो है शिक्षण अधिगम सामग्री नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है प्राथमिक स्तरीय हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है, यानी प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है कलरव, मंजरी, वर्तिका और रेनबो। प्राथमिक स्तरीय जो है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक जो आपकी है यह कलरव है। कौन सी है? तो ये कलरव है। यह NCERT द्वारा प्रकाशित कक्षा 1 के लिए हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कलरव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। किससे विकसित होती है? ऑप्शन दिया गया है भ्रमण से, प्रश्नोत्तरी से, निबंध से या रंगोली से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भ्रमण से। भ्रमण से छात्रों में सूक्ष्म अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। भ्रमण के दौरान छात्र विभिन्न स्थानों, वस्तुओं और लोगों को देखते हैं और उनका अवलोकन करते हैं। इससे उनकी अवलोकन क्षमता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक विद्यालय में आयोजित क्रियाकलाप कहलाते हैं सामाजिक क्रियाकलाप, सहयोगी क्रियाकलाप, मनोशारीरिक या पाठ सहगामी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वो आपका होगा पाठ सहगामी क्रियाकलाप। पाठ सहगामी क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जो पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होते हैं लेकिन छात्रों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कक्ष में सीखने या सिखाने की सामग्रियों को रखने का स्थान क्या कहलाता है? कक्ष में सीखने या सिखाने की जो सामग्रियां होती हैं उसको रखने का स्थान क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया गया है खेल कॉर्नर, कक्षा लाइब्रेरी, लर्निंग कॉर्नर या मैजिक कॉर्नर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर एक ऐसा स्थान है जहाँ जो है जहाँ छात्र विभिन्न प्रकार की सीखने सिखाने की सामग्रियों का उपयोग करके स्वतंत्र रूप से सीख सकते हैं। यह स्थान आमतौर पर कक्षा के एक कोने में स्थापित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कार्य पुस्तिकाएं बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं, यानी कौन से आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं? ऑप्शन दिया गया है खेलने के, अभ्यास करने के, पढ़ने के या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो कार्य पुस्तिकाएं होती हैं ये बच्चों को क्या करती हैं, यानी कि अभ्यास करने के कार्य पुस्तिकाओं को आधिकारिक जो है उपलब्ध कराती हैं। कौन सा कराती हैं? तो अभ्यास करने का कार्य पुस्तकें बच्चों को आधिकारिक अवसर उपलब्ध कराती हैं। कौन से? तो अभ्यास करने के जो है आधिकारिक जो है अवसर उपलब्ध कराती हैं। कार्य पुस्तिकाएं बच्चों के लिए जो आपका है वैल्यूएबल लर्निंग टूल है।
वे बच्चों को सीखने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान करती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अभ्यास करने के। प्रश्न नंबर 7 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये कभी पारित हुआ था? ऑप्शन दिया गया है 1960, 65, 68 और 72। तो बेसिक शिक्षा अधिनियम जो है ये वर्ष 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। यह अधिनियम भारत में 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य एवं मुक्त बनाने के लिए पारित किया गया था। 1972 में पारित किया गया था। 1972 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो ये आपका था कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए शिक्षा को अनिवार्य और मुक्त बनाने के लिए। ये हो गया इसका उद्देश्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1972। प्रश्न नंबर 8 है, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमी संस्था कौन सी है? ये आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है NCERT, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, ब्लॉक संसाधन केंद्र या जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो देखिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान है, जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं, जिसको बोलते हैं डाइट। जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए जनपद स्तर पर जो है स्थापित अकादमी संस्था है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है शिक्षक डायरी, समय सारणी, मूल्यांकन योजना या इकाई योजना। तो विद्यालय में सभी कक्ष को नियमित जो है पठन पाठन हेतु समय सारणी बनाई जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समय सारणी। प्रश्न नंबर 10 है, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए यानी कि कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन दिया गया है कठोर, लचीली, अपरिवर्तनीय या इनमें से कोई नहीं। तो विद्यालय समय सारणी जो आपकी होनी चाहिए वो लचीली होनी चाहिए। विद्यालय समय सारणी लचीली होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, राज्य हिंदी संस्थान जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या चेन्नई। तो राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश में जो है वाराणसी में स्थित है। यह संस्था 1975 यह संस्था जो है 1975 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य हिंदी भाषा और साहित्य को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका वाराणसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, NCERT का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या चेन्नई में। तो NCERT जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जो शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिल्ली हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं, इसमें विभागों की संख्या कितनी है? इसमें विभागों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5 और 7। तो देखिए जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान जिसको हम लोग डाइट बोलते हैं, इसमें विभागों की संख्या जो है वो निश्चित नहीं है या विभिन्न राज्यों और संस्थानों के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अगर हम इसमें मानेंगे तो जो सबसे बड़ी यूनिट है उसी को हम लोग मानेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है 7, ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको हम लोग इग्नू बोलते हैं की स्थापना हुई थी। ये इसकी स्थापना जो है ये कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है 1980, 85, 90 और 92। कब हुई थी? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है।
ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने या मान्यता देने का कार्य जो है करने वाली संस्था कौन सी है? करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, फिर आपका दिया गया न्यूपा, एनसीईआरटी और सीमैट। देखिए, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने या मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था का जो आपका संस्था है वह है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई। एनसीटीई यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अतो लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि प्रश्न नंबर 16 से प्रश्न नंबर 30 तक होने वाला है। प्रश्न नंबर 16 है, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए। या संस्थागत नियोजन जो होता है किसको कहा जाता है? देखिए, संस्थागत नियोजन जो होता है किसी भी संस्था, संगठन या विद्यालय द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक जो है सुनियोजित और क्रमिक रणनीति बनाना और उसे लागू करना होता है। यह योजना संस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, जैसे उद्देश्य, संसाधन, गतिविधियां तथा मूल्यांकन। तो ये आपका हो गया संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन क्या होता है? तो किसी भी संस्था, संगठन या विद्यालय द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुनियोजित और क्रमिक जो है रणनीति बनाना और उसे लागू करना होता है, यही आपका होता है संस्थागत नियोजन। अब यह योजना जो होती है या नियोजन जो होता है संस्था के सभी पहलुओं को ध्यान में रखती है, जैसे उसका उद्देश्य क्या है, उसमें कौन कौन से संसाधन होंगे, उसमें कौन सी गतिविधियां हो रही हैं, फिर उसका मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? या विद्यालय प्रबंधन क्या होता है? तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन क्या होता है? शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू। विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो शिक्षा की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह विद्यालय के सभी पहलुओं को जो है व्यवस्थित और समन्वित करने की प्रक्रिया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान की जा सके। विद्यालय प्रबंधन के प्रमुख घटक ये हैं, जिनमें आपका है शैक्षिक योजना, संसाधन प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, फिर आपका है कार्मिक प्रबंधन, नेतृत्व और प्रेरणा। तो ये आपका हो गया विद्यालय प्रबंधन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। मीना मंच के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो देखिए, मीना मंच जो है ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है। मीना मंच जो है उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यानी मीना मंच क्या है? तो मीना मंच क्या है? ये आपका एक राज्य सरकार द्वारा एक पहल है, जिसका उद्देश्य जो है प्राथमिक विद्यालयों में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। यह योजना जो है 2022 में शुरू की गई थी। इसका नाम जो है स्वतंत्रता सेनानी मीनाक्षी अम्मा के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? तो स्वतंत्रता सेनानी मीनाक्षी अम्मा के नाम पर रखा गया है। मीना मंच के दो प्रमुख उद्देश्य, पहला आपका है लड़कियों की शिक्षा में सुधार, दूसरा है लड़कियों को सशक्त जो है बनाना। ये आपका हो गया मीना मंच और इसके हो गया उद्देश्य। ये हो गया मीना मंच और इसके उद्देश्य। प्रश्न नंबर 19 है, समय सारणी के दो प्रमुख लाभ लिखिए। समय सारणी के दो प्रमुख लाभ लिखिए, या समय सारणी के प्रमुख लाभ कौन कौन से हैं? तो समय सारणी के दो प्रमुख लाभ, इनमें से पहला दिया गया है समय का सदुपयोग। समय सारणी बनाकर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। समय का सदुपयोग, तो समय सारणी बनाकर आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है। दूसरा आपका है तनाव में कमी। समय सारणी बनाकर आप अपने तनाव को कम कर सकते हैं जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है और कब करना है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि आप कुछ भूल जाएंगे या समय पर जो है काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया समय सारणी के दो प्रमुख लाभ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किन्हीं दो विद्यालयी अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग बताइए। किन्हीं दो विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग बताइए। तो देखते हैं दो विद्यालय अभिलेख और उनके उपयोग। पहला आपका है
छात्र नामांकन रजिस्टर, दूसरा है स्कूल कैलेंडर। अब इसका उपयोग देखते हैं। तो छात्रों के नामांकन का रिकॉर्ड रखने के लिए, दूसरा फिर आपका है छात्रों की संख्या और उनकी जो है जनसांख्यिकी जानकारी का पता लगाने के लिए, फिर आपका है छात्रों की प्रगति और उपस्थिति का रिकॉर्ड, उपस्थिति का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो ये आपका हो गया विद्यालय के 2 अभिलेख और उसके उपयोग। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? ये आपदा प्रबंधन क्या होता है? देखिए, आपदा प्रबंधन जो है एक आपका मानव जनित अथवा प्राकृतिक घटना है, यानी ये मानव जनित भी हो सकता है और प्राकृतिक भी हो सकता है, जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है, जिसका परिणाम व्यापक मानव क्षति है। इसके साथ ही एक सुनिश्चित क्षेत्र में आजीविका तथा संपत्ति की हानि होती है, जिसकी जो है परिणत मानवीय वेदना तथा कष्टों में होती है। आपदा समाज की सामान्य कार्यप्रणाली को बाधित करती है। तो ये आपका हो गया आपदा प्रबंधन, ये हो गया आपदा प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाल सरकार का गठन विद्यालयों में क्यों किया जाता है? बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? चलिए देखते हैं। बाल सरकार का गठन विद्यालय में कई महत्वपूर्ण कारणों से किया जाना चाहिए, जिनमें पहला आपका है छात्रों में नेतृत्व कौशल जो है विकसित करना, पहला हो गया वो। फिर नेक्स्ट हमारा है, दूसरा है छात्रों में लोकतंत्र की समझ विकसित करना, तीसरा है छात्रों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करना, 4 नंबर है छात्रों में रचनात्मकता और समस्या समाधान कौशल विकसित करना। तो ये आपका हो गया बाल सरकार का गठन। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य बताइए। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी के 2 कार्य। पहला आपका दिया गया है पाठ्यक्रम विकास, पहला कार्य है इसका पाठ्यक्रम विकास। दूसरा है शैक्षिक सामग्री का विकास। नेक्स्ट है शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। फिर आपका है शैक्षिक अनुसंधान करना। फिर आपका है शिक्षा नीति और योजनाओं के विकास में योगदान देना। ये आपका हो गया एनसीईआरटी के प्रमुख कार्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, राष्ट्रीय मुक्त उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम व उनके उपयोग लिखिए। नाम व उनके उपयोग लिखिए। तो चलिए देखते हैं राष्ट्रीय मुक्त उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनका उपयोग। तो पहला आपका दिया गया है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, यानी कि नॉयस। ये पहला हो गया। इसका उपयोग क्या है नॉयस का? तो छात्र नॉयस सामग्री का उपयोग जो है विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। फिर आपका है शिक्षक नॉयस सामग्री का उपयोग अपने पाठों की योजना बनाने और शिक्षण सामग्री विकसित करने के लिए कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया पहले का उपयोग। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपका है ई पुस्तकें। अब ई पुस्तकें इसका उपयोग क्या है? तो छात्र जो है ई पाठ्य पुस्तकों का उपयोग विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षक ई पाठ्य पुस्तकों का उपयोग अपने पाठों की योजना बनाने और शिक्षण सामग्री को विकसित करने के लिए कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, शिक्षण में जो है उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों व उनके उपयोग लिखिए। किन्हीं 2 शिक्षण सामग्रियों का नाम और उनका उपयोग लिखिए। चलिए देखते हैं शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग। तो पहला आपका है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया विभिन्न प्रकार की मीडिया का उपयोग करके जानकारी प्रस्तुत करता है। इसका उपयोग क्या है? तो शिक्षक मल्टीमीडिया का उपयोग अपने पाठों को रोचक और आकर्षक बनाने के लिए कर सकते हैं। ये हो गया इसका उपयोग। दूसरा इसका उपयोग है छात्र मल्टीमीडिया का उपयोग विभिन्न विषयों का अध्ययन करने और अपनी समझ को बेहतर जो है बनाने के लिए कर सकते हैं। दूसरा आपका है ऑनलाइन शिक्षा। ऑनलाइन शिक्षा जो है इंटरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती है। उपयोग इसका क्या है? तो शिक्षक ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग जो है अपने छात्रों को अतिरिक्त शिक्षण सामग्री और गतिविधियां प्रदान करने के लिए कर सकते हैं। फिर आपका है छात्र ऑनलाइन शिक्षण का उपयोग
विभिन्न विषयों का अध्ययन करने और अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है? देखिए, पर्यवेक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य: शिक्षकों की उनकी शिक्षण शैली और रणनीतियों में सुधार करने में मदद करना, ये पहला हो गया। दूसरा है छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना। तीसरा है पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। चौथा आपका है शैक्षिक समस्याओं की पहचान करना और उनका समाधान करना। फिर आपका है शिक्षण अधिगम वातावरण में सुधार करना। तो ये आपका हो गया पर्यवेक्षण के जो है उद्देश्य। प्रश्न नंबर 27 दिया गया है, सूचना का अधिकार जो अधिनियम है, इसका क्या उद्देश्य है? सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो देखते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य। पहला आपका दिया गया है सरकारी जो है कामकाज में जो है पारदर्शिता लाना, पहला उद्देश्य है। दूसरा, सरकार को जो है जवाबदेह बनाना। फिर आपका है नागरिकों को सशक्त बनाना। सूचना तक पहुंच को बढ़ावा देना। ये आपका हो गया सूचना का अधिकार अधिनियम जो है इसका उद्देश्य। प्रश्न नंबर 28 दिया गया है, विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? विद्यालय में शिक्षक संघ की स्थापना जो की जाती है वो निम्नलिखित कारणों से की जाती है, जिनमें से पहला आपका है घर और विद्यालय के बीच जो है तालमेल स्थापित करना। दूसरा आपका है छात्रों की शिक्षा और विकास में सुधार करना। तीसरा है विद्यालय में कार्यों और अभिभावक की भागीदारी बढ़ाना। चार दिया गया है विद्यालय के लिए धन जुटाना। फिर आपका दिया गया है विद्यालय के लिए स्वयं सेवकों की भर्ती करना। तो ये सभी हो गए स्थापना जो है इसकी क्यों की जाती है। प्रश्न नंबर 29 दिया गया है, डाइट मेंटर के कोई दो कार्य लिखिए। डाइट मेंटर के कोई दो कार्य। तो डाइट मेंटर के दो कार्य आपके लिखे गए हैं। पहला आपका दिया गया इसमें शिक्षकों का जो है प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। दूसरा है विद्यालय का पर्यवेक्षण और मूल्यांकन। तीसरा है शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना। नेक्स्ट दिया गया है शिक्षकों के लिए शैक्षिक सामग्री विकसित करना। 5 नंबर दिया गया है विद्यालयों में शैक्षिक नवाचार को बढ़ावा देना। ये आपका हो गया डाइट मेंटर के दो कार्य। प्रश्न नंबर 30 दिया गया और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 30 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? किस उद्देश्य से जो है मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसके उद्देश्य क्या है। पहला आपका है मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करना। मनोवैज्ञानिक विभिन्न प्रकार की जो है कि मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करती हैं। मनोवैज्ञानिक जो है विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक परामर्श, फिर आपका है चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, ये सभी जो है ये प्रदान करते हैं। आगे दिया गया है मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करना। तो मनोविज्ञान शाला जो होती है विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक अनुसंधान करती है, जैसे विकासात्मक मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, अभिज्ञात मनोविज्ञान, फिर आपका है नैदानिक मनोविज्ञान। तो ये सभी होते हैं। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। यदि आप क्लास का PDF नोट चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।